नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द अथॉरिटी। सेक्शन 28 कंटेन प्रोविजन स्टेट बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय। यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कंसल्ट करके अथॉरिटी के साथ अपॉइंट कर सकती है किसी ऑफिसर को या एम्प्लॉयज़ को जैसा उसको ठीक लगे, कंसिडर नेसेसरी फॉर द, किस लिए, ताकि ये जो मेरे फंक्शन है अच्छे से डिस्चार्ज हो जाएँ। वुड डिस्चार्ज देयर फंक्शन अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ चेयरपर्सन। और सैलरी और अलाउंसेस कैसे होंगे, एज पर द टर्म प्रिस्क्राइब्ड। कोई नहीं बताई हुई है अपने को कितनी अमाउंट देनी है, प्रिस्क्राइब्ड मोड में दे देंगे उनको। मीटिंग ऑफ अथॉरिटी की मीटिंग्स वगैरह कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी। अथॉरिटी मीट करेंगे एट प्लेस एट टाइम शैल फॉलो सच रूल्स एंड प्रोसीजर इन रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट इट मीटिंग। मीटिंग किस लिए होती है, क्या क्या काम करना है, ठीक है, वो बोले इसके लिए क्योरम होने चाहिए मीटिंग के अंदर। इफ द चेयरपर्सन फॉर एनी रीजन इज अनएबल, अब चेयरपर्सन मान लो मीटिंग के अंदर नहीं आता तो क्या करेंगे, चेयरपर्सन का होना तो जरूरी था, अब वो तो आया नहीं, तो जो प्रेजेंट मेंबर्स होंगे ना उसके अंदर से एक बंदे को क्या कर देना, चेयरपर्सन अपॉइंट कर देना। इफ एनी चेयरपर्सन फॉर एनी रीजन इज अनएबल टू अटेंड मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, एनी अदर मेंबर चूजन बाय द मेंबर प्रेजेंट अमंग देम सब, जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे मेंबर के अंदर उसमें से एक बंदे को आप चेयरपर्सन अपॉइंट कर देंगे। All question which come up before any meeting of the authority shall be decided by the majority votes। वोटिंग कैसे होगी और जो ये रेजोल्यूशन पास कैसे होंगे, मेजोरिटी वोट से। कौन कौन से लोग, जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे प्लस वोटिंग। अब इसमें ये नहीं देखना अपने को जैसे कि इतने मान लो टोटल आपके 500 लोग हैं, अब आपने ये देखना है मीटिंग के अंदर कितने आए हैं। मीटिंग के अंदर 350 आए ना, तो 350 में से हाफ आपको चाहिए बस। अब 500 का हाफ नहीं करना आपने को, 350 का हाफ करना है, प्रेजेंट प्लस वोटिंग। जितने जने प्रेजेंट हो गए वो वोट डालेंगे। अब मान लो वोट बराबर आ गए, दोनों के इक्वल वोट आ गए, तो चेयरपर्सन के पास एक कास्टिंग वोट होता है। चेयरपर्सन अपना कास्टिंग वोट तभी यूज़ करता है जब इक्वलिटी वोट हो जाते हैं, आधे जने हाँ बोल रहे हैं आधे जने ना बोल रहे हैं किसी बात को लेके, तो फिर रेजोल्यूशन तो पास होएगा नहीं। तो चेयरपर्सन के पास एक कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट का मतलब होता है सेकंड वोट। अगर उसने हाँ वाला वोट डाल दिया तो रेजोल्यूशन हाँ की तरफ चला जाएगा, अगर ना की तरफ डाल दिया तो रेजोल्यूशन ना की तरफ चला जाएगा। द क्वेश्चन विच कम अप बिफोर द अथॉरिटी, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है अथॉरिटी के पास, ये इनको डील करना होता है जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। 60 डेज़ के अंदर ये सारे मैटर को डिस्पोज ऑफ करना होता है। अगर मान लो 60 डेज़ के अंदर इन्होंने ये मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं करा तो अथॉरिटी वो रीज़न रिकॉर्ड करके राइटिंग के अंदर रखेगी। अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन विद इन दैट पीरियड। यहाँ पर कोई एक्सटेंशन पीरियड नहीं है, 60 दिन के अंदर इनको मैटर डिस्पोज ऑफ करना था, नहीं हो तो रीजन रिकॉर्ड करके रखो। वैकेंसी एटसेट्रा नोट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी। अब ये कह रहे हैं मान लो कोई वैकेंसी हो जाती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, नोट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें क्या हो जाता है, मान लो चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ था, साल बाद पता चला कि ना चेयरपर्सन की जो अपॉइंटमेंट थी ना वो गलत हो गई, डिफेक्ट हो गया अपॉइंटमेंट में, उसके अंदर उसने कोई एज गलत बता दी या किसी भी तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट गलत हो गई। अब डिफेक्टिव तो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो साल काम कर रहे हैं वो भी सारे डिफेक्ट हो जाएंगे। अब वैकेंसी क्रिएट होगी, चेयरपर्सन को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो वो है ना, इसकी जो अपॉइंटमेंट थी वो डिफेक्टिव थी, तो चेयरपर्सन को तो हटाना पड़ेगा। तो अब जो ये जो वैकेंसी हुई है ना, वैकेंसी एटसेट्रा कुछ भी होती है, नोट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अथॉरिटी का किया हुआ काम को इनवैलिडेट कर देगा। तो एनी वैकेंसी, एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन, एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजन ऑफ अथॉरिटी। आपके काम में कोई इरेगुलरिटी आ गई, आपने मेंबर हटा दिया, तो वो जो काम करेंगे ना वो काम इनवैलिडेट नहीं होगा, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आपको। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट विद अथॉरिटी और एडजुडिकेशन ऑफिसर, दिस सेक्शन प्रोवाइड विद द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अगर आपको कोई भी फाइलिंग करनी है, कंप्लेंट डालनी है अथॉरिटी को, एडजुडिकेशन ऑफिसर को, तो उसके लिए एनी एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी पर्सन जो इस एक्ट के अंदर एग्रीव्ड होगा वो कंप्लेंट करेगा अथॉरिटी को या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। किसके लिए, फॉर एनी वायलेशन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगेंस्ट एनी प्रमोटर, कोई भी पर्सन जिसके साथ धोखाधड़ी हुई वो प्रमोटर के अगेंस्ट, अलॉटी के अगेंस्ट, रियल एस्टेट एजेंट के अगेंस्ट अपील लगाएगा वो, ठीक, कंप्लेंट लगाएगा अथॉरिटी के पास। किसके अगेंस्ट, प्रमोटर के अगेंस्ट, रियल एस्टेट एजेंट के अगेंस्ट, ठीक है।
पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे, पर्सन शैल इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ अलॉटी, अलॉटी अकेला भी कर सकते हैं और अगर उन्होंने एसोसिएशन बना रखी थी तो वैसे भी कर सकते हैं। एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लो टाइमिंग इन्वॉइस कर सकते हैं। फॉर्म कौन सा आएगा, मैनर फीस क्या रहेंगी, सब कुछ पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, वैसे वैसे भर देना बस। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग रियल एस्टेट सेक्टर, रीडिंग टॉपिक है, याद नहीं करना अपने को, बस पता होना चाहिए आपको फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये अथॉरिटी क्या क्या काम करती है, ये प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटी, सिंगल विंडो सिस्टम बनाएगी जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्रिएशन ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर एंश्योरिंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट अप्रूवल, कौन कौन से प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गए हैं। क्रिएशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट ग्रीवेंसेज रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएगी, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर की ग्रीवेंसेज ली जाएंगी, प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाएगा। मेजर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर इंक्लूडिंग मेजर टू इंक्रीज फाइनेंशियल असिस्टेंट वगैरह के बारे में। मेजर टू इंकरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रमोटिंग यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन मटेरियल फिक्चर, सब के बारे में इनको करेगी। मेजर टू इंकरेज ग्रेडिंग ऑफ प्रोजेक्ट ऑन वेरियस पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ग्रेडिंग। मेजर टू फैसिलिटेट कंसीलिएशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन प्रमोटर। मेजर टू फैसिलिटेट, ये सिर्फ एक सिंपल रीडिंग है, ये पढ़ लेना। अब अपना टॉपिक आता है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर का मतलब क्या होता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ना कोई सलाह लेनी है रियल एस्टेट सेक्टर से, तो अब पर्टिकुलर अपनी पास अथॉरिटी है इंडिया के अंदर रेरा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अगर कोई सलाह लेनी है, उसको कोई रूल्स बनाने इससे रिलेटेड, ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर से, तो वो रेरा को बोलती है कि ऐसे अभी तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर। अब रेरा बाउंड है 60 दिन के अंदर अंदर, रेरा बाउंड है 60 दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करने के लिए। ये तो रिप्लाई कर दिया रेरा ने, मैंने रेरा, मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, गवर्नमेंट ने रेरा से कुछ पूछा, रेरा ने 60 दिन के अंदर रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसकी बात मैं मानूँ या ना मानूँ ये मेरे ऊपर है, अब मैं बाइंडिंग नहीं हूँ यहाँ पे। ओपिनियन गिवन बाय अथॉरिटी शैल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को मानना ही पड़ेगा, मैंने तो सलाह मांगी थी उससे, बस उसने 60 दिन के अंदर मेरे को दे दिया, ठीक है, वो बाइंड है, मैं मानने के लिए बाइंडिंग नहीं हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं इंस्टीट्यूट बाइंडिंग वाले पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से। अथॉरिटी शैल टेक सुटेबल मेजर लेगी प्रमोशन ऑफ एडवोकेसी, क्रिएटिंग अवेयरनेस, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अबाउट लॉ रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर पॉलिसी। अथॉरिटी पूरा सुटेबल मेजर लेगी प्रमोट करने के लिए एडवोकेसी को, क्रिएटिंग अवेयरनेस फैलाएगी। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी सिंपल रीडिंग टॉपिक। अथॉरिटी के क्या फंक्शंस हैं, रजिस्टर रेगुलेटरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पब्लिश करेगा, मेंटेन वेबसाइट बनाने का काम देखेगा, मेंटेन करेगा डाटाबेस, जो भी पब्लिक व्यूइंग के लिए डाटा होता है, इसमें कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं हो रही। मेंटेन डाटाबेस फिक्स थ्रू रेगुलेशन ऑफ ईच एरियाज टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऑब्लिगेशन कास्ट अपॉन प्रमोटर्स to ensure compliance with regulation order to direction made in exercise of its power under this act to perform such other function as may be interested to authority। अथॉरिटी को जो काम दिया जाएगा वो सारा काम यहाँ पे करेगा, ठीक है, याद नहीं करना अपने को, काम की चीज़ नहीं है। पावर ऑफ अथॉरिटी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब अथॉरिटी के पास पावर है, वो कभी भी किसी भी पर्सन से, उसको लगता है ना कि मेरे को ये वाली बात पूछनी है, किसी से, प्रमोटर से पूछनी है, अलॉटी से पूछनी है, रियल एस्टेट एजेंट से कुछ भी इंक्वायरी करनी है, किसी भी टाइम, एनी टाइम, या तो किसी ने कंप्लेंट करी है अथॉरिटी के पास, या वो अपनी मर्जी से वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, उसको कोई कमी लगी है, किसी भी टाइम प्रमोटर से, अलॉटी से, रियल एस्टेट एजेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है वो, आप बाउंड हो उसको देने के लिए, इंक्वायरी हो सकती है। और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है कि अथॉरिटी के पास एक पावर होती है सिविल कोर्ट वाली। सिविल कोर्ट की पावर मतलब डाइस, DICE, डिस्कवरी इंस्पेक्शन, इशू कमीशन, C कंपाइलिंग प्रोडक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, E इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। ये डाइस की पावर होती है सिविल कोर्ट की, ये इनके पास भी है। अब अथॉरिटी को लगता है कि ना अब फाइनल तक का वेट करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वही बीच में ही आपको एक ऑर्डर दे सकता है। मान लो वेदर द ड्यूरिंग एन इंक्वायरी, वेयर ड्यूरिंग एन इंक्वायरी अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट एक्ट इज ए कॉन्ट्रावेंशन। अब आप इंक्वायरी कर रहे थे, आपको पता चला यार ये काम तो उल्टा ही चल रहा है इनका, आप जो भी काम कर रहे हो वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो इस एक्ट को, तो फाइनल ऑर्डर तो जब तक आएगा तब जो प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा फाइनल ऑर्डर पे तो लग जाएगा टाइम। इंटरिम ऑर्डर दे के ना आप उसको रोक दो। Restrain any promoter, allotee, real estate agent for carrying out such act until conclusion of such inquiry, until जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता ना, मैं तुझे इंटरिम ऑर्डर दे रहा हूँ, अपना काम यहीं का यहीं रोक दे। Without giving notice to such party where authority deems it necessary।
बिना नोटिस के भी इंटरिम ऑर्डर दे सकते हो, जहाँ पर अगर आपको अथॉरिटी को लगे भी इसको तो अभी का अभी रुकवाओ, इंटरिम ऑर्डर का टाइम देने में भी टाइम लग जाएगा, नोटिस देने में, विदाउट गिविंग नोटिस टू पार्टी ऑर्डर दे सकता है, उसको बीच में रुकवा सकता है उसका काम। पावर ऑफ अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन, अथॉरिटी के पास पावर होती है डायरेक्शन इशू कर सकता है। पावर ऑफ अथॉरिटी और क्या काम कर सकता है, अथॉरिटी शैल हैव पावर टू इम्पोज पेनल्टी लगा सकते हैं, इंटरेस्ट लगा सकता है, अगर आप कोई गड़बड़ करोगे, देखो कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अथॉरिटी शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अथॉरिटी शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice, procedure that appreciable prevention, restriction लगा सकता है, distortion for completion of connection with the development of real estate project। बस अब तो पढ़ने वाली चीज़ें रहेगी अपनी। हाँ, अगला आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर के अंदर बन सकता है। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट अथॉरिटी में एट एनी टाइम within a period of 2 years from the date of order made under this act। ये जो सेक्शन अपने को बता रहे हैं कि अथॉरिटी के पास टाइम है 2 साल के अंदर अंदर, किसी भी दिन उसको लगता है ना, 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर से 2 साल तक किसी भी दिन उसको ये लगता है ना कि मेरे ऑर्डर में कोई गलती होगी, वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है। 2 साल हाईलाइट करके रख दो। दूसरी लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट प्रोवाइजो जो है ना वो ये कहता है कि नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड। मान लो तुमने किसी को ऑर्डर दिया, अलॉटी को, अलॉटी ने तुम्हारे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लगा दी, अब मैटर तुम्हारा कोर्ट में चला गया, अब आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आप अपने ऑर्डर में अब अमेंडमेंट नहीं कर सकते, गड़बड़ होगी ना, अपील लग गई वहाँ पे। नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड अंडर दिस एक्ट। नंबर 2, सेकंड proviso state that authority shall not, while rectifying any mistake apparent from record, amend substantive part of its order passed under provision of this act। आप अमेंडमेंट कर तो सकते हो, छोटी मोटी कर सकते हो, सब्सटेंटिव पार्ट मत कर देना। मेन जो ऑर्डर है ना आपका, वो मेन ऑर्डर ही आपने सारा का सारा चेंज कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, माइनर चेंजेस कर सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो उसके अंदर। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, 2 साल वाली बात, अपील वाली बात, अगर अपील लगा दी तो आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और सब्सटेंटिव पार्ट अगर आपने चेंज करना है ना, नहीं कर सकते आप रेक्टिफिकेशन। रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, कंपनसेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई भी बंदा गलती करेगा उसको विद ब्याज पैसे देने पड़ते हैं वापस, रिपीट हो रही है बात यहाँ पे। अब एक केस लो दिया हो अपने को, वेदर द अथॉरिटी हैज़ पावर टू इशू रिकवरी सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब ना इनको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ गई थी लॉ की लैंग्वेज में, तो इन्होंने क्वेश्चन अपने को डाला हुआ, देखो इशू क्या है इस केस स्टडी में, वेदर द अथॉरिटी हैज़ पावर टू इशू रिकवरी सर्टिफिकेट, क्या अथॉरिटी के पास ऐसी पावर है कि वो इशू कर सकता है रिकवरी सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसके कोई पैसे बढ़ गए, पैसे अड़ गए इसके, तो ये ब्याज तो ले ही सकता था, आपने पढ़ा ना, आप विद इंटरेस्ट उसको पैसे देने हैं, चलो इंटरेस्ट के लिए तो ये अथॉरिटी इशू करेगी इसको सर्टिफिकेट, पेनल्टी के लिए करेगी, तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट वापसी के लिए भी कर सकते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं था। तो न्यूटेक प्रोमोटर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड का केस आया, देखते हैं क्या है। While answering this question stated that it is settled principle of law that if the plain interpretation does not fulfill the mandate object of this act, अगर कहीं पे आपकी plain interpretation failed हो जाती है तो court has to interpret the law in consonance with the spirit and purpose of the statute। अब आप क्या करते हैं, जब आपकी plain reading काम नहीं करती ना इंटरप्रिटेशन में, तो फिर आप उसके पीछे जाके ये चेक करते हैं कि जो ये लॉ है उसका पर्पस क्या था, ये जो रेरा एक्ट आया फिर उसका पर्पस क्या था। तो देयर इज इंडीड ए विजिबल इनकंसिस्टेंसी इन द पावर ऑफ अथॉरिटी रिगार्डिंग रिफंड ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्रमोटर एंड प्रोविजन ऑफ लॉ इन सेक्शन 18 टेस्ट इन द प्रोविजन ऑफ बाय विच रिफंड कैन बी रेफर्ड सेक्शन 40। हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन लगाएंगे आप यहाँ पे। हार्मोनाइजिंग कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जब दो प्रोविजन कोई और बात बोल रहे हो। अब सेक्शन 18 कुछ और बोल रहा है और सेक्शन 40 दो प्रोविज़न है रिफंड को लेके,
हार्मोनाइजिंग कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जब मुझे दोनों की बात रखनी होती है। मान लो कोई एक काम है, आपको घर पे कोई डिसीजन लेना है, अब आपके पापा वो कुछ और बात बोल रहे हैं और आपकी मम्मी कुछ और बात आपको बोल रही है। अब आपको ऐसा डिसीजन लेना है, अगर आपने पापा की बात मान ली तो मम्मी नाराज़ हो जाएगी, मम्मी की बात मान ली तो पापा नाराज़ हो जाएंगे। आपको क्या करना है, कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें इन दोनों की बात रखी जाए, दोनों ही खुश हो जाए। तो कोई ऐसा चीज़ निकालो दोनों की बात ही पूरी हो जाए। ठीक है, पापा आपके चाहते हैं आप सीए करो और मम्मी आपकी चाहती है कि सीए नहीं, सीए में बड़े टम टूट लग जाते हैं, लेट हो जाएगा, तो तू मेरे सपने की तू सिंगर है, सिंगर वाला काम पहले कर ले। अब वो कहता है मैं दोनों करूँगा, सीए भी शुरू कर लेता हूँ और जो खाली टाइम मेरे को बचेगा उसमें मैं अपनी सिंगिंग करता रहूँगा। दोनों की बात रख ली, छोड़ा किसी को नहीं। हार्मोनाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कीम भी यही है, दोनों की बात को रखेगा ये। Kept in mind intention of the legislation provide for a speedy recovery of the amount invested by the lottery along with the intended incurred. However, if the section 40 strictly construed करूँ तो उसका मतलब तो यही है सिर्फ पेनल्टी इंटरेस्ट आप रिकवर कर सकते हो। अगर सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट रिकवर करोगे तो बेसिक ऑब्जेक्ट आपका डिफीट होता है। तो टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्कीम ऑफ दिस एक्ट, दिस इज टू बी रिटर्न टू अलॉटी इन हिज ओन लाइफ सेविंग विद इंटरेस्ट ऑफ द कंप्यूटेड क्वांटिफाइड बाय द अथॉरिटी बिकम रिकवरेबल, area become enforceable in law. There appears some ambiguity in section 40 of this act. By harmonizing the provision, purpose of this act is given effective provision is allowed to operate rather than running either of them refunded notice purpose to legislature. Above stated principle is to consideration, we make it clear amount which has been determined refundable to allotee home by either by authority adjudicating officer in terms of order is recoverable within the ambit of section 40. रिकवर कर सकते हो। अब अगला टॉपिक आता है अपना सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का। एस्टेब्लिशमेंट करनी है अपने को सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे के एस्टेब्लिश कर सकती है, फ्रॉम द डेट इट में भी स्पेसिफाई नोटिफिकेशन दे के एक काउंसिल बना सकती है, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके इंचार्ज होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। देखो ये अपने को याद ही करने पड़ेंगे और मतलब हाईलाइट, इसको हाईलाइट करके रख लो यहाँ पे अपने पास। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से अपन देख के लिख देंगे। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये अपने से ये पूछ ले क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, आपको बता देंगे उसको। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल शैल हैव कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर। 10 मेंबर पे एक बार हाईलाइट करके रख लो जिनको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को हाईलाइट करके रख लो, बस पेपर में आएंगे डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से। बाकी इनका फंक्शन होते क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल करती क्या क्या है, ऑन द मैटर कंसर्निंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड मैटर को देखती है, पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी के क्वेश्चन को उनको हैंडल करती है। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, फोस्टर ऑफ द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वो बढ़ावा देती है, रिकमेंड करती है। एनी अदर मैटर्स में बी असाइन टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल, अब ये जो ट्रिब्यूनल है इसके अंदर उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। जैसे ही ये एक्ट आया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स, एक्ट बनने के 1 साल के अंदर अंदर आपको ट्रिब्यूनल बनानी है जहाँ पर लोग आपको अपील कर सकें। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 1 और मोर ब्रांचेस के लिए एक ही स्टेट वो कर सकते हैं। ये पॉइंट पहले भी आए थे ना, ये सारे रिपीट हो रहे हैं पॉइंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एस्टेब्लिश कर सकती है 1 और मोर ब्रांचेस ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर वेरियस जुरिसडिक्शन इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। एवरी बेंच ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल मेंबर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट लग गया वहाँ से जो अपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखा था रेरा अथॉरिटी के अंदर। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ 2 और मोर स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी इट मे डीम्स फिट एस्टेब्लिश 1 सिंगल अथॉरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बना सकते हो, यानी कि 2 स्टेट का एक ही एटी हो सकता है। ये बात वहाँ पे भी थी, तो लगभग यहाँ पे सेम ही पॉइंट है। और यहाँ पे ना एक पॉइंट लग गया, मैं वो आपको डिस्कस कर लेता हूँ। एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी डायरेक्शन डिसीजन इन ऑर्डर मेड बाय अथॉरिटी,
वो प्रेफर कर सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल को, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रमोटर को कभी दिक्कत है ना, और प्रमोटर एटी के पास जाना चाहता है, तो कम से कम 30% प्रमोटर फर्स्ट हैविंग डिपॉजिट विद द एपेलेट ट्रिब्यूनल एटलीस्ट 30% ऑफ पेनल्टी, जो इसके ऊपर पेनल्टी लगी है उसका 30% अमाउंट इसको जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपील लगा ही नहीं सकता। तो ये पॉइंट यहाँ पे अलग था, प्रमोटर के लिए 30% की लिमिट है। Where a promoter files an appeal within the appellate tribunal, it shall not be entertained without the promoter first having deposited with the appellate tribunal at least 30% of penalty, और सच हायर परसेंटेज आने टाइम में हो सकती है। 80 को बोलता है 30 नहीं 50 करानी है, तो विच एवर इज हायर करानी है आपको। किसी और के लिए लिमिट नहीं है, प्रमोटर के लिए लिमिट है 30% की। एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट करनी हुई डिस्प्यूट्स, उसके लिए आपको अपील लगानी है अपने ट्रिब्यूनल को। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डायरेक्शन ऑर्डर ऑफ डिसीजन अथॉरिटी एडजुडिकेशन ऑफिसर में प्रेफर कर सकता है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। और एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ डायरेक्शन मेड बाय अथॉरिटी। If appellate tribunal may entertain any appeal after the expiry of 60 days, if it is satisfied that there may be sufficient कोई cause है, तो वो एंटरटेन कर सकता है उस 60 दिन के बाद भी। 80 के बाद 60 दिन होते हैं, 60 दिन में कर देगा वो, अगर नहीं करा तो 60 दिन के बाद भी एंटरटेन कर सकता है वो, अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो। ऑन रिसिप्ट ऑफ अपील appellate tribunal में आफ्टर गिविंग पार्टी अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर, जो भी उसको ठीक लगे। कॉपी ऑफ ऑर्डर पार्टी को दे दी जाएगी, अथॉरिटी को दे दी जाएगी। अपील प्रेफर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डील्ड विद इट्स एक्सपीडिशली एज पॉसिबल, इंडेवर शैल बी मेड इट डिस्पोज ऑफ करनी है आपको 60 डेज के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ और है, ये भी डिस्पोज करनी है 60 डेज के अंदर। अगर डिस्पोज नहीं कर पाए तो रीज़न रिकॉर्ड कर देंगे राइटिंग के अंदर। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग लीगलिटी ऑफ प्रोप्राइटी करेक्टनेस एनी ऑर्डर अथॉरिटी एडजुडिकेशन ऑफिसर ऑन मोशन कॉल रिकॉर्ड रेलिवेंट टू डिस्पोजिंग ऑफ अपील मंगवा सकता है उसको, जो ठीक लगे। तो ये 60 दिन वाला पॉइंट भी यहाँ पे सेम था, ठीक है। 60 डेज के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करनी है, नहीं करोगे तो रीज़न रिकॉर्ड कर दोगे राइटिंग के अंदर। कंपोजिशन क्या रहेगा इसके अंदर? एपेलेट ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन है, एक चेयरपर्सन है, 2 होल टाइम मेंबर हैं, और जिसके अंदर एक जुडिशियल मेंबर होगा। ये वाली बात यहाँ पे लगा दी, चेयरपर्सन और 2 होल टाइम मेंबर वहाँ पे भी थे, और यहाँ पे इसके अंदर एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। और अदर शैल भी टेक्निकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हो, चल देगा। जुडिशियल मेंबर कौन सा होता है, टेक्निकल मेंबर कौन सा होता है, वो बताया हुआ। क्वालिफिकेशन इनकी क्या होनी चाहिए? इन केस ऑफ ए चेयरपर्सन वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है ना, एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तगड़ा होता है बड़ा। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट का जज। और जुडिशियल मेंबर जो 2 मेंबर थे, एक जुडिशियल होना चाहिए, उसके बाद जुडिशियल ऑफिस हेल्ड कर किया होना चाहिए कम से कम 15 साल। हैविंग ए मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, और या फिर वो एडवोकेट हो सकता है, कम से कम 20 साल 20 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको रियल एस्टेट मैटर के अंदर। यानी कि कोई भी एडवोकेट जिसको 20 साल का रियल एस्टेट मैटर से रिलेटेड से डील करता हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो उसको, वो भी जुडिशियल मेंबर बन सकता है। या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसको, जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एटलीस्ट 15 ईयर्स जुडिशियल मेंबर। टेक्निकल मेंबर के लिए अर्बन डेवलपमेंट में, हाउसिंग रियल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कम से कम 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, तो जाके आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी और आप जाके वहाँ पे मेंबर बनोगे। चेयरपर्सन एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चेयरपर्सन जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का वो अपॉइंट होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ, विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्ट करके। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना इसको, किससे कंसल्ट करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके चेयरपर्सन को अपॉइंट कर देगी। और जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं shall be appointed by appropriate government on the recommendation of selection committee consisting of chief justice of high court, nominee या secretary of department handling housing law secretary in such manner may be prescribed। कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे देख के लिख देना, अपने को याद नहीं करना।
टर्म्स क्या हैं ऑफिस चेयरपर्सन की। अब यहाँ पे रहा 5 ईयर, रीअपॉइंटमेंट तो होएगी नहीं, 5 ईयर वाली बात भी सेम है। जज ऑफ हाई कोर्ट, जो जज है हाई कोर्ट जिसको हमने चेयरपर्सन अपॉइंट करा है, 67 ईयर तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है। यहाँ पर एज अलग है, चेयरपर्सन की एज 67 ईयर्स है, यहाँ पे मेंबर्स की 65 ही है। 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट करूँगा आपको, रीअपॉइंटमेंट आपको करूँगा नहीं। अगर आप चेयरपर्सन हो तो मैक्सिमम 67 ईयर तक आप वहाँ पे रह सकते हो, और अगर मेंबर हो तो 65 ईयर तक रह सकते हो। 65 की एज को अटेन करते ही आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। सैलरी अलाउंसेस पेबल टू चेयरपर्सन जो भी मैंने प्रिस्क्राइब होंगे बिल्कुल सेम चलता जा रहा है। 3 महीने का प्रायर नोटिस देना है, और कैजुअल वैकेंसी आपकी जो हो जाएगी वो 3 महीने के अंदर फाइल अप करनी है। रिमूवल कैसे होंगे, फिर टू सेम वही इंसॉल्वेंट, सब पढ़ चुके आप। मेंटली इनकेपेबल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाया आपने, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सेम, एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते आप। जो भी चीज़ें आपने यहाँ एक्वायरी करी है ना, जो भी काम करते करते आपको अपने हमारी कोई भी क्लाइंट के साथ डील की है, जो भी आपको नॉलेज गेन हुई है यहाँ पर, वो नॉलेज आप किसी और को नहीं दे सकते। जहाँ पर हमारा क्लाइंट डील किया आपने, वहाँ पर आप जॉब नहीं कर सकते। ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कोई और बंदों की ज़रूरत है तो और बंदे अपॉइंट कर लेंगे, सैलरी प्रिस्क्राइब्ड मैनर के हिसाब से दे देंगे। इररिलेवेंट टॉपिक है। वैकेंसी होगी तो वैकेंसी फाइल अप कर देंगे। रीज़न अदर देन टेम्परेरी एब्सेंस है, चेयरपर्सन अपीलेट ट्रिब्यूनल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अनदर पर्सन को अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन फिल कर देगी वैकेंसी। ट्रिब्यूनल की क्या पावर है, appellate tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the code of civil procedure but shall be guided by the principle of natural justice. Subject to provision of this act, appellate tribunal shall have power to regulate its own procedure. ये अपने own procedure regulate करेगा appellate tribunal, बाउंड नहीं है कि किसी को फॉलो करे। ये सिविल प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं करना, बाउंड नहीं है, वो अपने प्रोसीजर बनाएगा, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल अपनाएगा, वो जो सही है सच का रास्ता अपनाएगा वो। Appellate tribunal shall not be bound by the rules of evidence contained in the Indian Evidence Act. कोई बाउंड नहीं है ये। Appellate tribunal shall have for the purpose of discharging function सेम पावर है सिविल कोर्ट वाली, वही 250 वाली पावर है इसके पास। All proceeding before appellate tribunal shall be deemed to be judicial proceeding मानी जाएगी अंडर सेक्शन 193, 219, 228, 196 इंडियन पेनल कोड के हिसाब से। जो भी डिसीजन लेगा फाइनल डिसीजन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ चेयरपर्सन appellate ट्रिब्यूनल, पावर होती है इनके पास सुपरिटेंडेंट की, एडिशन टू प्रिसाइडिंग, डिस्चार्ज कर सकते हैं फंक्शन अपने। वैकेंसी इनवैलिडेट नहीं होगी, बिल्कुल सेम। ये राइट है इनके पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट एप्लीकेंट अपीलेंट में प्रेफर आइदर, अब जो ये एप्लीकेंट है या तो वो खुद जाएगा या फिर उसको नॉलेज नहीं है तो वो किसी को अपॉइंट करेगा। अपॉइंट किसको करेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, लीगल प्रैक्टिशनर को। ये इसके बिहाफ पे जाएंगे ना। एसएससी खुद कब जाता है, क्लाइंट को थोड़ी इतनी नॉलेज है, तो किसी CA, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट को हायर कर लेगा, वो उसके ब्याह पे चले जाएंगे सुनवाई करने। ऑर्डर पास बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी एक्सिक्यूटेबल एज डिक्री, एवरी ऑर्डर मेड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल में अंडर दिस एक्ट शैल बी एक्सक्यूजेबल होता है बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल बाय डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। वही इसके पास पावर होती है पूरी, सिविल कोर्ट की सारी पावर है ना इसके पास। अब आप हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हो, बस डेज देख लेना यहाँ पे। ये पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी आपकी बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट के पास चले जाओ, ठीक है, हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हो। एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, 60 डेज के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, जैसे आपका वहाँ पे ऑर्डर आया था अपीलेट ट्रिब्यूनल का। अब आपको पता है हाई कोर्ट है वो एंटरटेन करता है अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ साइड पीरियड 60 डेज। अगर सेटिस्फाइड कर दो उसको कि सफिशिएंट कॉज थे, मैं 60 डेज के अंदर क्यों नहीं कर पाया, तो 60 डेज के बाद भी एंटरटेन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। No appeal shall lie against any decision order made by appellate tribunal with the consent of the party.